नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। आपने पीएमएस यानी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज, एआईएफ यानी ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड के बारे में तो जरूर सुना होगा। मनी गुरु में आज हम निवेश के इन दोनों तरीकों की बारीकियां समझाएंगे और बताएंगे कि म्यूचुअल फंड के मुकाबले ये कितने अलग हैं। सेबी ने एआईएफ से निवेशकों के लिए डायरेक्ट प्लान का विकल्प देने को भी कहा है। ये एक और बड़ी खबर है एआईएफ से जुड़ी हुई। समझेंगे क्या है इस नियम के फायदे और किन निवेशकों के लिए पीएमएस सही है, किन के लिए एआईएफ बेहतर है। इस पर खास चर्चा के लिए दो खास एक्सपर्ट हमारे साथ हैं। परिचय करा देते हैं फिरोज अजीज, डेप्यूटी सीईओ आनंद राठी वेल्थ मैनेजमेंट, और क्षितिज महाजन, सीईओ कंप्लीट सर्कल वेल्थ। फिरोज और साथ ही क्षितिज, दोनों का बहुत स्वागत है आज के इस खास कार्यक्रम में। सबसे पहले जो खबर है उसको समझना बेहद जरूरी है। जो हम बेसिकली इक्विटी में निवेश के तरीकों की बात करते हैं उसमें डायरेक्ट स्टॉक्स हो गया, जब आप डायरेक्ट बाजार में पैसे लगा रहे हैं, म्यूचुअल फंड हो गया, फिर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज हो गया, और ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड यानी कि आपका एआईएफ हो जाता है। अब इसमें जो एआईएफ है, फिरोज, सबसे पहले मैं आपसे ये जो सेबी ने जो ये निर्देश दिया है उसको पहले समझना चाहती हूँ। बेसिकली एआईएफ के लिए सेबी ने कहा क्या है? देखिए स्वाति जी नमस्कार। आई थिंक स्वाति जी, सेबी का जो आदेश है एआईएफ के लिए दो तीन इंपॉर्टेंट अहम चीजें हैं उस सर्कुलर में। पॉइंट वन ये है कि आपको जो एआईएफ है वो डायरेक्ट प्लान के माध्यम से भी इन्वेस्टर को अवेलेबल करना होगा। देखिए, म्यूचुअल फंड का जो डायरेक्ट ऑल्टरनेटिव था जिससे जो 2013 में चालू हुआ था, अब 10 साल बाद एआईएफ को भी डायरेक्ट ऑल्टरनेटिव का एक माध्यम इन्वेस्टर को मिलना चाहिए। दैट्स पॉइंट वन, इंपॉर्टेंट थिंग। दूसरी, जो कमीशंस पे होती हैं उस पे अपफ्रंट कमीशंस को कैटेगरी 3 में बैन कर दिया गया है। 3 कैटेगरी के एआईएफ होते हैं, 1, 2 एंड 3। 3 होता है ओपन एंडेड, 2 होता है ज्यादातर प्राइवेट इक्विटी रियल एस्टेट फंड्स 2 में ऑपरेट करते हैं, जो भी सोशल इंपैक्ट वाले होते हैं वो कैटेगरी 1 में होते हैं। तो कैटेगरी 3 जिसमें लिक्विडिटी ओपन एंडेड होता है उसमें अपफ्रंट को मना कर दिया गया है फर्स्ट में से। दैट्स वन चेंज। और सेकंड और फर्स्ट और सेकंड जो एआईएफ हैं उसमें भी जो कमीशन हैं वो 1/3 3 साल की जो कमीशन है वो अपफ्रंट पे कर सकते हैं, ऐसी एक रोक लगाई गई है। सो कमीशन, डायरेक्ट ऑल्टरनेटिव, और तीसरा सिंप्लिसिटी। कॉम्प्लेक्सिटी काफी ज्यादा थी इस बिजनेस में, तो पीपीएम जो प्री प्लेसमेंट मेमोरेंडम का एक सिंपल सा फॉर्मेट दिया गया है ताकि एआईएफ के इन्वेस्टर्स को डिफरेंट फॉर्मेट्स को कॉम्प्रिहेंड करने की तकलीफ ना करनी पड़े। सो दीज आर द 3 इंपॉर्टेंट आइटम्स, स्वाति जी, इस सर्कुलर में। बिल्कुल क्षितिज, ये जो सेबी ने अब निर्देश दिया है जिसको एक्सप्लेन भी किया फिरोज ने, जरूरत क्यों पड़ी? अभी करंट फंक्शनिंग में जो ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड है, क्या इन बदलावों के बाद ट्रांसपेरेंसी ज्यादा आएगी? ऑल्सो एक डायरेक्ट प्लान आने से एआईएफ में ये म्यूचुअल फंड के एट पार हो जाएगा? ये कुछ सवाल है जो निवेशक अब समझना चाहते हैं। हालांकि कंपैरिजन बहुत डायरेक्ट करना मुमकिन नहीं है क्योंकि एआईएफ में मिनिमम जो निवेश है वो 1 करोड़ का होता है और म्यूचुअल फंड बहुत ही छोटी रकम से भी आप शुरू कर सकते हैं। पर इस फैसले के पीछे ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड के लिए बड़ी वजह क्या रही है और इसका इम्पैक्ट क्या होगा? Swati, should I? Yes, बिल्कुल। Hello. Yeah. बिल्कुल क्षितिज, बोलिए। Swati, thank you. And I think फिरोज ने बहुत अच्छे से बताया कि क्या क्या नए रेगुलेशंस आए हैं। ना समझिए, ये 3 इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स हैं वेरियस, चाहे म्यूचुअल फंड है, पीएमएस है, एएफ है। आपने सही बताया, म्यूचुअल फंड इज फॉर एवरीवन, मतलब कोई स्मॉल टिकट से लेकर बड़ी टिकट तक इसमें इन्वेस्ट कर सकता है। पीएमएस में कैटेगराइजेशन किया कि मिनिमम 50 लाख और एएफ में मिनिमम 1 सीआर। अब रेगुलेटर ब्रॉडली जो एक मैं देख रहा हूँ जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उनका एक विजन है कि सभी कैटेगरीज को एक सेम लेवल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। लाइक म्यूचुअल फंड और पीएमएस में तो डायरेक्ट प्लान पहले से थे, और ऑल्टरनेट में भी अगर कोई बहुत इवॉल्व इन्वेस्टर है जिसको कैटेगरी के बारे में समझ आता है, इन्वेस्टमेंट के बारे में समझ आता है और वो डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर के साथ डील करना चाहता है, तो उसके लिए उन्होंने ओपन एंडेड एक डायरेक्ट प्लान ऑफर कर दिए हैं। सेकेंड, जैसे कि जो कोई भी मिस सेलिंग नहीं हो ऑन द बेसिस ऑफ इंसेंटिवाइजेशन टू डिस्ट्रीब्यूटर, इसलिए उन्होंने
जो इंसेंटिवाइजेशन किया है वो अपफ्रंट ना करके ट्रेल में कर दिया है। अब ट्रेल का बेनिफिट ये रहता है, क्लाइंट का पैसा अगर बढ़ता है तो आपको बेनिफिट उसका मिलता है आपके पे आउट्स में भी। सो आई थिंक ब्रॉडली अक्रॉस कैटेगरी, इन्वेस्टमेंट कैटेगरी, अब ट्रेल इज अ न्यू वे ऑफ लुकिंग एट इट। कुछ कैटेगरी 2 और 1 में उन्होंने अभी भी 1/3 पे आउट अपफ्रंट रखा है, बट वो एक डिफरेंट सेट ऑफ कैटेगरी है जहां पे आप रियल एस्टेट प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, एंजल फंडिंग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो उसमें उन्होंने रखा है। पर ब्रॉडली आइडिया यही है, जितने भी क्लाइंट्स आ रहे हैं इस कैटेगरी में, उनको एक तो बेनिफिट मिले डायरेक्ट प्लान्स का, अगर वो इवॉल्व इन्वेस्टर्स हैं और खुद सीधा मैन्युफैक्चरर के साथ काम करना चाहते हैं, और दूसरा मैन्युफैक्चरर भी जो है इसको ब्रॉडली अच्छी तरीके से मैनेज करें, इसको सिंप्लीफाई करें, और ना ही इंसेंटिवाइजेशन के थ्रू इसमें पैसा इकट्ठा करें। सो आई थिंक फॉर एंड इन्वेस्टर इट्स अ वेरी गुड मूव, बहुत अच्छा मूव है, और देखा जाए तो इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर वेल्थ क्रिएशन फॉर क्लाइंट्स। ओके, एक छोटा रिएक्शन फिरोज आपसे भी। ये बेसिकली इन्वेस्टर्स के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। क्या इसमें कुछ चैलेंजेस भी हैं जो एआईएफ के लिए इस चेंज के बाद देखने को मिल सकते हैं? ट्रांसपेरेंसी डेफिनेटली बिल्कुल है, पर ये जो डिस्ट्रीब्यूशन या फिर जो प्लेसमेंट फीस की यहाँ पर जो बात हो रही है, क्या वो वहां पर कुछ डिस्क्रिपेंसी थी जिसके चलते ये बड़ा कदम लिया गया सेबी की वजह से? नहीं स्वाति जी, क्या है ना, मेरे हिसाब से बहुत अच्छा कदम है, बहुत जरूरी कदम है। आई थिंक ये तो थोड़ा लेट हो गया, बट आई थिंक अगर आपने एडवाइजरी रेगुलेशन 2013 में जारी की थी, उसके बाद 10 कंसंट्रेशन पेपर और रेगुलेशंस आ चुके हैं एडवाइजरी बिजनेस पे। और एडवाइजरी बिजनेस इस आधार पे चलता है कि प्रोडक्ट वाला एडवाइजर को पैसे नहीं देगा और क्लाइंट से सीधे पैसे लिए जाएंगे। तो अगर हर प्रोडक्ट में डायरेक्ट ऑल्टरनेटिव नहीं होगा तो एडवाइजरी चलेगी कैसे? सिर्फ म्यूचुअल फंड तो नहीं होता पोर्टफोलियो में, म्यूचुअल फंड होते हैं, पीएमएस होते हैं, एआईएफ होते हैं, बॉन्ड्स होते हैं, इंश्योरेंस होता है, बाकी सब प्रोडक्ट में कोई डायरेक्ट का ऑल्टरनेटिव नहीं है था, म्यूचुअल फंड में सिर्फ था। तो तभी इसीलिए हमने भी अपना निर्णय यही लिया था कि हम डिस्ट्रीब्यूटर रहेंगे जब तक कि पूरे प्रोडक्ट्स में डायरेक्ट का ऑल्टरनेटिव नहीं आ जाता। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, एंड इसकी स्टेप की जो शुरुआत 10 साल पहले हो चुकी है। That's why I would call it marginally late. Point 1. Point 2, transparency is important. ये क्यों करा गया होगा? क्योंकि देखिए, ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड, इसमें शब्दावली का भी प्रयोग देखें तो ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड में काफी लोग स्टॉक्स को डाल के लॉन्ग ओनली ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड चलाते थे, जो मेरे हिसाब से एक ऑक्सीमोरॉन है। कॉमन स्टॉक्स सबसे पुराने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट माने जाते हैं, उसको एआईएफ के अंदर डाल के कमीशन लेना या प्रॉफिट शेयर्स लेना मेरे हिसाब से मुनासिब नहीं था। उसको देख के सेबी ने कर्व किया है, क्योंकि ऑल्टरनेट फंड में ऑल्टरनेट चीजें डालनी चाहिए, ना कि सबसे पुरानी ओल्ड वाइन इन अ न्यू बॉटल नहीं करना चाहिए। आई थिंक द रेगुलेशन इज द राइट डायरेक्शन, द स्पिरिट ऑफ द लॉ हैज बीन वेरी क्लियर फॉर द लास्ट 10 years. ओके, अब पीएमएस की तरफ आते हैं, क्योंकि क्षितिज आप मैनेज भी करते हैं एक बड़ा पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस। आपसे जानना बेहद इम्पोर्टेंट हो जाता है कि इस निर्देश से सभी के, जो कि ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड के लिए है, पीएमएस पर कोई इम्पैक्ट, पीएमएस को कोई फायदा? इनफैक्ट बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट रहेगा पीएमएस के लिए स्वाति। हमने देखा अब लास्ट 7-8 मिनट्स में कि क्या क्या रेगुलेटरी चेंजेस हुए हैं और एएफ को कैसे इम्पैक्ट करेगा। ओवरऑल इंडस्ट्री के लिए अच्छा है, इन्वेस्टर के लिए अच्छा है। पीएमएस देखिए, पीएमएस के बेनिफिट्स, मतलब ये नहीं कि इट्स नॉट वन अगेंस्ट अनदर। मैं पीएमएस के बेनिफिट्स की बात करता हूँ। टिकट साइज इज स्मॉल, विच इज 50 लाख ओनली, विज़ एआईएफ बहुत ओपन एंडेड है, कस्टमाइज्ड है। देखिए, प्री कोविड 4.5 करोड़ डीमैट अकाउंट थे, पोस्ट कोविड 11 करोड़ है। अगर यूनिक की बात करूं तो 6.75-7 करोड़ के करीब यूनिक डीमैट अकाउंट्स है। लव फॉर डायरेक्ट होल्डिंग ऑफ स्टॉक्स बढ़ेगा यहाँ से आने वाले टाइम में। सो पीएमएस में जो स्टॉक होल्डिंग होती है वो आपकी इंडिविजुअल होती है। पीओए जो होता है पीएमएस पोर्टफोलियो मैनेजर के पास होता है, बट स्टॉक्स आपके रहते हैं। सेकंड, जहां नॉर्मल म्यूचुअल फंड या आप एआईएफ में यू हैव टू कट अ चेक, पीएमएस में अगर कोई एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो भी है, आप मैनेज कर रहा होता है, आप वो भी टेक ओवर कर सकते हैं, उसे रियलाइन कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो के हिसाब से। थर्ड, ओपन एंडेड है, कोई लॉकिंग नहीं है। एएफ लॉकिंग के साथ आते हैं, एक डिफरेंट स्ट्रक्चर के साथ आते हैं, तो ये बहुत ओपन एंडिंग स्ट्रक्चर में रहता है। बहुत पहले से इसमें डायरेक्ट प्लान आ गया है, कोई सेटअप फीस नहीं होती है। सो बहुत पॉजिटिव्स हैं आज की डेट में देखा जाए पीएमएस को लेके। और मुझे लगता है कि दैट
दिस इंटायर कल्ट ऑफ डायरेक्ट होल्डिंग जो है, देखिए ओवरऑल अगर आप होल्डिंग देखेंगे बास्केट की, तो कोई 52-53% हमारे यहाँ प्रमोटर होल्डिंग है, 20% के आसपास एफआई है, 13% के आसपास डीआई है, बाकी जो बैलेंस है वो रिटेल इन्वेस्टर है, जो आपके मेरे तरह के लोग हैं सब। सो उसमें ज्यादातर एलोकेशन थोड़े एवरेज स्टॉक्स की तरफ ज्यादा है। हम सबको लगता है कि वोडाफोन 6 रुपए का ले लेंगे तो बेटर हो जाएगा, या येस बैंक ले लेंगे तो बेटर हो जाएगा। सो नथिंग अगेंस्ट दीज स्टॉक्स, मैं ये कहना चाहता हूँ कि दैट काफी हद तक पोर्टफोलियोज में आप देखेंगे इस तरह के स्टॉक्स पड़े होते हैं जब रिव्यू करते हैं आप पोर्टफोलियो को, और तब क्लाइंट के लेवल पे वो बुक करना थोड़ा मुश्किल होता है, बिकॉज लॉसेस लेना पॉसिबल नहीं होता उस लेवल पे। पर जब आप अपना पोर्टफोलियो दिखाते हैं, बात करते हैं, तो आप इजिली वो पोर्टफोलियो टेक ओवर करके उसे अलाइन कर पाते हैं। सो मुझे लगता है पीएमएस यहाँ से गेन करेगा, और ये इंडस्ट्री 25-30% से ग्रो कर सकती है यहाँ से, और ये नया रेगुलेशन से थोड़ा और पुश मिलेगा पीएमएस ऐसे कैटेगरी को, जो कि जो एएफ में काफी काफी क्रॉस सेल जो प्रोडक्ट्स होते थे वहां पे बिकॉज ऑफ देयर पे आउट्स के कारण ज्यादा मोमेंटम गेन हो रहा था। अब सब इक्वल लेवल प्लेइंग फील्ड में आ गए हैं, चाहे म्यूचुअल फंड है, पीएमएस है, एएफ है। अब कैटेगराइजेशन के हिसाब से होगा किस क्लाइंट की नीड क्या है, उसको उस तरह की ऑफरिंग दी जा सकती है। ओके, अब सवाल ये उठता है फिरोज, जो इक्विटी में निवेश के जो तरीके हैं, जो हमने शुरुआत में भी कहा था, एक डायरेक्ट स्टॉक हो गया, एक म्यूचुअल फंड है, ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड है, देन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस है। म्यूचुअल फंड जो निवेश है वो इन सब में वाइडली पॉपुलर है बहुत ज़्यादा। तो अगर हम एक निवेशक को समझाने की कोशिश करें यहाँ पर, तो क्या एक कंपैरिजन सही बैठ सकता है कि अगर हम म्यूचुअल फंड को पीएमएस या एआईएफ से कंपेयर करें, अगर एक निवेशक समझना चाहे कि इनके आपस के बेसिक डिफरेंसेस क्या हैं? बिल्कुल स्वाति जी, देखिए लॉन्ग ओनली इसको कहते हैं, लॉन्ग ओनली मतलब स्टॉक खरीदना है या बुलिश पोजीशन एक्सप्रेस करने के आपके पास, जैसे आपने कहा म्यूचुअल फंड है, डायरेक्ट इक्विटी है, पीएमएस है, एआईएफ लॉन्ग ओनली एआईएफ है, एनपीएस भी है, इंश्योरेंस में भी काफी बार लॉन्ग ओनली इक्विटीज होती हैं। बट मेरे हिसाब से अगर आप मैथमेटिकली डिसाइड करना चाहें तो म्यूचुअल फंड टॉप में आता है। इवन फॉर अल्ट्रा एचएनआई, किसी के पास 1000 करोड़ भी हो तो म्यूचुअल फंड से उसकी लॉन्ग ओनली पोजीशन मीट हो सकती है, क्योंकि 380 स्कीमें हैं जो एक्टिव मैनेज्ड है। 380 में एक फोकस्ड कैटेगरी भी है जिसमें कम से कम स्टॉक होते हैं, 25-30 स्टॉक भी होते हैं। तो पीएमएस जैसा भी एक प्लेटफॉर्म है। अगर मुझे किसी ने कहा कि एक प्लेटफॉर्म से ज्यादा आप नहीं चुन सकते तो म्यूचुअल फंड ही होगा, और मैथमेटिकली एस्टेब्लिश कर सकते हैं। अब क्षितिज जैसे अच्छे फंड मैनेजर आपका पैसा मैनेज करें तो पीएमएस में कोई बुराई नहीं है डेफिनेटली। बट अगर आप देखें कि पीएमएस और म्यूचुअल फंड में जो टैक्स डिफरेंस है उसको अगर हम रूपी वैल्यू में कैलकुलेट करते हैं तो 0.84% आता है ज्यादातर टॉप स्कीम्स का इंडिया में। मतलब जैसे स्टॉक्स आपके अकाउंट में होते हैं तो फंड मैनेजर खरीदता बेचता है तो आपको टैक्स भरना पड़ता है साल में 10, 20, 50 ट्रांजैक्शंस का, जो फंड मैनेजर आपके अकाउंट में पीओए लेके करते हैं। म्यूचुअल फंड में फंड मैनेजर जितने भी ट्रांजैक्शन कर ले, सारे साल भर में पूरा पोर्टफोलियो ही बदल दे, आपके अकाउंट में टैक्स की तब लायबिलिटी आती है जब आप 10 साल बाद बेचने जाते हैं। तो पीएमएस पे टैक्स आपको ईयरली ऑन एवरी ट्रांजैक्शन देना पड़ता है। म्यूचुअल फंड में फंड मैनेजर की एक्शंस पे आपको टैक्स नहीं भरना पड़ता। इसकी हमने रूपी वैल्यू कैलकुलेट की टॉप 5 पीएमएसएस के लिए, तो उसकी एवरेज आई 0.84। तो 0.84% का आपका ज्यादा खर्चा टैक्स का लगता है, दैट्स 0.1। 0.2 अगर मैं टॉप 5 म्यूचुअल फंड्स को देखूं लास्ट ईयर तो 2.41% की रिटर्न आई है, वन ईयर एग्जैक्टली -2.41। और वही टॉप 5 पीएमएसएस एयूएम के माध्यम से देखूं तो -10.83 आई है। तो रिटर्न में पीएमएस ने टॉप 5 स्कीम्स में साइज के माध्यम से आउट परफॉर्म नहीं किया है। कॉस्ट में भी थोड़ा ज्यादा है क्योंकि प्रॉफिट शेयर्स हो सकती हैं पीएमएस में, म्यूचुअल फंड में प्रॉफिट शेयर का कॉन्सेप्ट नहीं है। लिक्विडिटी कंपैरिजन में थोड़ी पीएमएस मार खाती है। फिर दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट स्वाति जी, रिस्क जो है, स्टैंडर्ड डिविएशन या बीटा, दो रिस्क मेजर्स हैं, उसमें अगर आप न्यूमेरिकली देखें तो 30-40%। सो आई वुड चूज अ म्यूचुअल फंड। पीएमएस में बहुत सारे प्रोवाइडर्स हैं, 500 करीब प्रोवाइडर हैं, उसमें से आई कांट पेंट ऑल ऑफ देम इन द सेम ब्रश, आई एम ओनली स्पीकिंग अबाउट द प्लेटफॉर्म कंपैरिजन। ऑल राइट। क्षितिज, इनफैक्ट पीएमएस की जैसे बात करें, अगर हम म्यूचुअल फंड से इसको मानिए कंपेयर कर रहे इस इन्वेस्टमेंट है 50 लाख का है, जबकि हम जो एक म्यूचुअल फंड है उसमें 500 रुपए से भी निवेश की शुरुआत कर सकते हैं। दैट मीन्स पीएमएस का अपना एक अलग एक बेस है निवेशकों का, जो कि एक पीएमएस की तरफ जा सकते हैं।
तो पॉपुलैरिटी के हिसाब से पिछले कुछ समय में आपने पीएमएस की ग्रोथ कैसे देखी है? जब एक छोटा निवेशक थोड़ा बड़ा बन जाता है, जब वो बड़ा पैसा डालना चाहता है, तो वो क्या पीएमएस को चूज कर रहा है और या फिर वो म्यूचुअल फंड में ही वो पैसे डाल रहा है? देखिए स्वाति, एक चीज तो बड़ी क्लियर है दैट अगर 100 रुपीज इन्वेस्ट होते हैं क्लाइंट के, तो उसका 55-60% म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो ही रहता है, क्योंकि म्यूचुअल फंड 31 मार्च तक तो फिक्स इनकम में भी बहुत टैक्स एफिशिएंट था देखा जाए तो, और हर बड़े पोर्टफोलियो में फिक्स इनकम अच्छा खासा होता है सब इक्विटी के। अब बात करते हैं जो नया इन्वेस्टर है या फिर लेट्स से कोई जो रिटेल इन्वेस्टर है जिसका कॉर्पस बढ़ रहा है, सो अप टू 1.5-2 CR तक उसका म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो ही रहता है, और हम प्रेफर भी वही करते हैं कि वो म्यूचुअल फंड में ही एलोकेट करे, बिकॉज 5-6 फंड का डाइवर्सिफिकेशन मिल जाता है, एसटीपी की ऑप्शन होती है, एसएफ की ऑप्शन होती है। हैविंग सेड दैट, आज की डेट में एसटीपी और एसएपी की ऑप्शन पीएमएस में भी है, जहां उसका कॉर्पस 2 करोड़ के आसपास होता है और वो फर्दर 40-50 लाख का एलोकेशन लेना चाहता है, तो उसमें हम पीएमएस एलोकेट कर देते हैं एक, बिकॉज पीएमएस पे भी आपके 30-32 स्टॉक्स होते हैं, और जब आप लॉन्ग ओनली पोर्टफोलियो बनाते हैं तो उसमें आपका 2 से 3 स्टॉक्स अंदर बाहर साल में होते हैं, चर्न होता है, और 2 से 3 स्टॉक्स का होता है। अच्छा, कॉस्ट वाइज भी डिपेंडिंग ऑन वेरियस मैन्युफैक्चरर्स, बिल्कुल अच्छे फिरोज ने अच्छा पॉइंट किया कि दैट प्रॉफिट शेयरिंग में यू एंड अप पेइंग मोर देन म्यूचुअल फंड, पर अगर आप कॉस्ट बेसिक रखें, उसका कम कॉस्ट रखें, तो आप एज गुड एज म्यूचुअल फंड की कॉस्ट पे आप ट्रांजैक्ट कर सकते हैं। सो एनी क्लाइंट जो 2 करोड़ से ऊपर जाता है वो एक पीएमएस पोर्टफोलियो में ले सकता है, बिकॉज पीएमएस अपने आप में 25-30 स्टॉक्स में डाइवर्सिफाई करता है। बट येस, इक्विटी में चाहे आप म्यूचुअल फंड ले, पीएमएस ले, एएफ ले, अगर आप 5 इयर्स के कम से होराइजन से आ रहे हैं तो तीनों प्लेटफॉर्म में एक इशू आ सकता है। सो आई एम सेइंग, कई बार क्या होता है, आपका जेस्टेशन लंबा हो जाता है, समटाइम आपकी जो रिटर्न की एक्सपेक्टेशन होती है कि वो 2-3 साल में भी नहीं आए, तो आपको लगता है कि अब 4th ईयर नहीं आएगा, बट होता क्या है कि इक्विटी में रिटर्न्स लीनियर होते ही नहीं है, कोई एक आधा साल आता है जो भरपाई कर देता है जो पीछे आपके रिटर्न नहीं बने होते हैं, बिकॉज बिजनेसेस तो अंडरलाइन तो सब, चाहे पीएमएस हो या म्यूचुअल फंड हो, अंडरलाइन तो वो इक्विटीज ही बाय कर रहे हैं। सो हमें ये देखना है कि दैट क्लाइंट से उसका अपना नीड क्या है और उसका रिस्क एपेटाइट क्या है, और एक पोर्टफोलियो गिवन साइज के ऊपर वो कितना सही है पीएमएस लेना उसका। बट येस, इररिस्पेक्टिव वो बड़ा क्लाइंट भी हो स्वाति, तो उसमें हमारे एंड पे भी 50-55% इक्विटी या फिर म्यूचुअल फंड ही रहते हैं, इक्विटी प्लस डेट, बाकी 15-20% का आपका पीएमएस का एलोकेशन और फिर ऑल्टरनेट्स आते हैं साथ में। सो दिस इज हाउ आप स्ट्रक्चर करते हैं डिपेंडिंग ऑन क्लाइंट रिस्क एपेटाइट आल्सो। तो आज हम बात कर रहे हैं इक्विटी में निवेश के जो तरीके हैं, जिसमें म्यूचुअल फंड है, ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस है, इन तमाम तरीकों की उनकी बारीकियां समझ रहे हैं, एक दूसरे से अलग कैसे है। फिरोज अजीज हमारे साथ है और क्षितिज महाजन से अब कर रहे हैं खास चर्चा। फिरोज, रिटर्न कंपैरिजन को अगर देखें तो आपने एक डेटा खंगाला है जिसमें जो टॉप 5 म्यूचुअल फंड्स हैं, पीएमएस है, एआईएफ्स हैं, उनके पिछले 1-3-5 साल के जो रिटर्न्स हैं वो क्या तस्वीर यहाँ बयां करते हैं? स्वाति जी, ये देखिए, ताकि बायस ना हो, क्योंकि डेटा में कभी भी कोई कलर नहीं होना चाहिए, इट शुड बी टेस्टलेस, ऑर्डरलेस, पानी की तरह। तो टॉप 5 एयूएम के आधार पे, साइज के आधार पे म्यूचुअल फंड स्कीम्स चुनी गई हैं और टॉप 5 पीएमएस चुनी गई हैं। फॉर एग्जांपल, तो सबसे बड़ी एसेट्स के माध्यम से अगर ऑन दैट क्राइटेरिया, कोटक फ्लेक्सी कैप सबसे बड़ी है, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप, पराग पारेख फ्लेक्सी कैप, एसबीआई फोकस्ड इक्विटी और एक्सिस फोकस्ड 25, ये टॉप 5 स्कीम्स हैं इन टर्म्स ऑफ एयूएम। माना कि इनमें काफी सारी स्कीमें अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, बट इनका जो प्रदर्शन है, एवरेज प्रदर्शन है -2.41 1 ईयर का, 3 इयर्स का 37.75 एंड 5 इयर्स का 15.17 कंपाउंडेड पर एनम रिटर्न्स हैं। ये टॉप 5 एसेट्स के आधार पे म्यूचुअल फंड। टॉप 5 साइज के हिसाब से पीएमएसएस कौन से हैं? एएसके का इंडिया एंटरप्रेन्योर पोर्टफोलियो, मोतीलाल ओसवाल का एनटीडीओपी, व्हाइट ओक का इंडिया प्रायोनियर्स इक्विटी, मार्सलस का कंसिस्टेंट कंपाउंडर्स एंड एएसके का इंडिया सेलेक्ट पोर्टफोलियो। ये 5 पोर्टफोलियोज जो हैं एयूएम के आधार पे, पीएमएस बाजार जो सोर्स है उससे ये टॉप 5 आते हैं। इनकी जो रिटर्न लास्ट 1 ईयर की एवरेज है -10.8 और 3 साल की है 19.65 एंड 7.75 5 इयर्स की। तो तीनों टाइम फ्रेम्स में biggest 5 equity mutual funds and biggest 5 PMSs equity mutual funds win over all 3 time frames. Of course, ये टॉप साइज के आधार पे है,
परफॉर्मेंस के आधार पे टॉप 5 चुने तो और आउटपुट अलग आ सकता है, बट दिस इज वन कंपैरिजन। ऐसे ही हमने एआईएफ में देखा, एआईएफ में थोड़ी गुड न्यूज थी, उन्होंने म्यूचुअल फंड पीएमएस दोनों को मात दी है, टॉप 5 एआईएफ बिफोर कॉस्ट। ऑल राइट, अब सूटेबिलिटी फैक्टर की बात करते हैं। जो निवेशक अभी हमें देख रहे हैं, छोटा निवेशक भी है, बड़ा निवेशक भी है, तो क्षितिज आपसे मैं पीएमएस के बारे में जानना चाहती हूं। तो एक पोर्टफोलियो मैनेजमेंट जो सर्विस है, उसके थ्रू इन्वेस्टमेंट के लिए एक इन्वेस्टर को क्या पता होना चाहिए और कैसे इन्वेस्टर ज्यादा इस तरीके का निवेश चुनते हैं? स्वाति, मैं इसको बहुत सिंप्लीफाई करता हूँ। जो फर्स्ट ऑफ ऑल जिनके पास समय नहीं है अपना पोर्टफोलियो खुद मैनेज करने के लिए और वो एक स्पेशल प्लेटफॉर्म चाहते हैं, तो वो डायरेक्ट स्टॉक्स ना करके या तो म्यूचुअल फंड लें या पीएमएस लें। जिन लोगों को डायरेक्ट स्टॉक्स का ज्यादा लगाव है कि हाँ वो डायरेक्ट स्टॉक्स होल्डिंग लेना चाहते हैं अपने पोर्टफोलियो में, वो म्यूचुअल फंड के साथ पीएमएस को ऐसे कॉम्बिनेशन में लेते हैं, बिकॉज वो प्रोफेशनल एक मैनेजमेंट चाहते हैं जो उनका पोर्टफोलियो मैनेज करे। अब पीएमएस के लिए मैं बेसिक क्राइटेरिया सेट करता हूँ। जैसे सेबी ने जो बेसिक क्राइटेरिया रखा हुआ 50 लाख आपका मिनिमम क्राइटेरिया है। पीएमएस कैन बी कस्टमाइज्ड, लाइक मान लीजिए मेरा, आपका, फिरोज का, तीनों का एक डिफरेंट सेट ऑफ स्टॉक्स हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन, मान लीजिए फिरोज आनंद राठी में काम करते हैं तो आनंद राठी का स्टॉक नहीं बाय कर सकते हैं, तो वो एक मेल पे डाल सकते हैं दैट वो ही कांट बाय हिज ओन स्टॉक, तो वो निकल सकता है अगर मेरी लिस्ट में है या आपकी लिस्ट में है। सो पीएमएस कैन बी कस्टमाइज। थर्ड, पीएमएस उन क्लाइंट्स के लिए बेटर रहेगा जिनका अपना डायरेक्ट स्टॉक्स को लेके दे वांट टू बाय डायरेक्ट स्टॉक्स, उनके लिए सबसे अच्छा टूल है। तो इट्स नॉट वन अगेंस्ट अनदर। 3 डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स है, एएफ, पीएमएस, म्यूचुअल फंड। तीनों की अपनी एक वे ऑफ वर्किंग है, तीनों की अपनी स्पेशलिटी है। और एट द सेम टाइम जो लोग डायरेक्ट स्टॉक्स के थ्रू अपना पोर्टफोलियो कार्व आउट करना चाहते हैं, जो कॉम्प्लीमेंट करता है उनके म्यूचुअल फंड होल्डिंग को, उसके लिए पीएमएस एक बहुत अच्छा जरिया है जिसके थ्रू कर सकते हैं वो। जैसे कि मैंने पहले भी बताया, इसमें आप चेक भी दे सकते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ चेक और एग्जिस्टिंग स्टॉक पोर्टफोलियो भी दे सकते हैं, क्योंकि एंड ऑफ द डे ये आप ही के स्टॉक्स हैं मैनेज बाय द पोर्टफोलियो मैनेजर। सो टुमारो लेट्स से अगर आपको पैसे निकालने होते हैं किसी स्कीम से, म्यूचुअल फंड या ऑल्टरनेट्स इन्वेस्टमेंट से, तो आप नॉर्मली, आपको आरटीजीएस आता है या आपके अकाउंट में चेक क्रेडिट होता है। पीएमएस में बोथ वेज है, आप पैसे भी ले सकते हैं और अपने स्टॉक्स भी वापस लेके जा सकते हैं। टुमारो यू डोंट लाइक द स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट, या आपको लगता है कि हाँ आप खुद मैनेज करना चाहते हैं, सो इट हैज टू डू विद इंडिविजुअल स्टॉक होल्डिंग। जिनको लगाव है उसके लिए ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। इंडिया में अभी वो परसेंटेज हार्डली 5-5.5% लोगों की है जो डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। यूएस में वो ऑलमोस्ट 40% है। मुझे लगता है ये ट्रेंड आगे जाएगा, बढ़ेगा, और वहां पे लोगों के पास, क्योंकि वो अपने काम में इतने व्यस्त होंगे, जैसे हम अपना काम कर रहे हैं, आप अपना काम कर रहे हैं, हर कोई जो इन्वेस्ट कर रहा है वो अपना काम कर रहा है, कि उनको एक प्रोफेशनल एडवाइस चाहिए होगी, तो पीएमएस वहां से उस कारण से बहुत गेन करेगा। ओके, एंड फिरोज, एआईएफ, इनके निवेशक तो बिल्कुल टोटली डिफरेंट है, क्योंकि जो बेसिक इन्वेस्टमेंट अमाउंट ही है वो 1 करोड़ है। यस स्वाति जी, इनकी जो 1 करोड़ प्लस की टिकट साइज है, तो काफी सारे इन्वेस्टर्स, स्पेशली इंडियन इन्वेस्टर्स, एलिमिनेट हो जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा, 50 लाख से ज्यादा की सैलरी इंडिया में कमाने वाले सिर्फ 2019 में 3 लाख कुछ लोग थे। तो इंडिया में 0.5% एक एआईएफ की टारगेट ऑडियंस हो सकती है। अल्ट्रा एचएनआई और एचएनआई हो सकते हैं, क्योंकि 1 करोड़ टिकट है, 0.1। और 0.2 एआईएफ एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, क्योंकि काफी सारी और चीजें आप कर सकते हैं, जैसे कमोडिटीज कर सकते हैं, जैसे डेरिवेटिव्स कर सकते हैं, जो रेगुलेटरी टाइटनेस होनी चाहिए म्यूचुअल फंड में, क्योंकि रिटेल निवेशक भी म्यूचुअल फंड में आते हैं तो उनको काफी जानकारी नहीं होती है। एक एचएनआई एआईएफ में जाते हैं क्योंकि मिनिमम टिकट 1 करोड़ है, तो उधर रेगुलेटरी जो फ्लेक्सिबिलिटी फंड मैनेजर को मिलती है मैनेज करने के लिए, वो काफी अधिक होती है। तो बट एआईएफ तभी करना चाहिए जब आपको वही चीज म्यूचुअल फंड में ना मिल पाए, तभी आप, जैसे आनंद राठी के पास भी एक एआईएफ लाइसेंस 3 है, काफी सालों से है, हम उसका प्रयोग तभी करना चाहते हैं जब म्यूचुअल फंड और पीएमएस में वही चीज नहीं कर सकते हैं। तो दैट्स द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक। एआईएफ शुड बी इज अ ग्रेट प्लेटफॉर्म, बहुत अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी है फंड मैनेजर्स को, और उसका परफॉर्मेंस देखें तो भी वो फ्लेक्सिबिलिटीज है, फंड मैनेजर्स ने जस्टिस की है। तो टॉप 5 जो एसेट्स के आधार पे, जिस साइज के आधार पे है, उसकी जो लास्ट 1 ईयर की रिटर्न आई है 8.9% की रिटर्न आई है, विज़ावी म्यूचुअल फंड्स की -2.41।
So this is also a good data that fund managers use the flexibility, Swati ji. बिल्कुल, धन्यवाद करेंगे आपका फिरोज और क्षितिज इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। तो पीएमएस हो, एएफ हो या फिर म्यूचुअल फंड, ये तीनों ही निवेश के तरीके और सूटेबिलिटी फैक्टर के हिसाब से इसके एक अलग निवेशक हैं, निवेशक का बेस है जो कि ऐसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में निवेश करना पसंद करते हैं। बारीकी हमने समझी आज शो में।